जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू मिशन पॉसिबल। माय नेम इज शिवम और आज मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मिशन पॉसिबल पर साइंस की सीरीज चल रही है जिसमें हम फिजिक्स के लाइट चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे और अभी तक हमने इसके 3 क्लासेस हो चुकी है। जो भी प्रीवियस क्लासेस जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके देखें और उसी के आगे जो रिमेनिंग जो टॉपिक्स बचे हुए उस पर हम आज डिस्कस करेंगे। और आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से 1 या 2 क्वेश्चंस हर बार आते ही आते हैं, तो आप इसको ध्यान से करिएगा। एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड क्योंकि आपके एग्जामिनेशन बहुत ही करीब आ चुके हैं। अब आपको अपने प्रिपरेशन पर फोकस करना चाहिए ताकि जो अपना जो समय बचा हुआ है उसका सही से आप यूटिलाइज कर सकें और अपने ज्यादा से ज्यादा टाइम रिवीजन पर दें ताकि जो भी आपने पहले पढ़ा हुआ है उसको आप इजिली रिकॉल कर लें, मेमोराइज कर लें ताकि आपको एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम ना हो। आज जो हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यहां से भी प्रॉब्लम्स आते हैं और उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लाइट में हमने जो अभी तक डिस्कशन कर लिया वो रिफ्लेक्शन कर लिया था, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर से उसके यूजेस कर लिए थे, उसके पोजीशन ऑफ इमेजेस कहाँ बनते हैं, प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट के बाद। अब हम उसके आगे उसके बाद से हमने रिफ्रैक्शन देखा, उसमें हमने देखा था कि रिफ्रैक्शन के इलस्ट्रेशंस देखे थे और कुछ कंडीशंस होती है वो हमने देखा था, सारा कर लिया था और इस पर बेस्ड हमने प्रॉब्लम भी कर लिया था। आज हम उसी में आगे बढ़ते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखते हैं। चलो शुरू करते हैं। हाँ, तो आज हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैंने आपको पहले ही बताया था कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ चीजों पर डिपेंड करता है, लाइक टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे और इस पर बेस्ड किस तरह के प्रॉब्लम्स आए हैं उसको हम समझेंगे और देखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे RI इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। ये इसको हम जनरली जो है हम इसको म्यू से डिनोट करते हैं, राइट। अगर आप म्यू से नहीं डिनोट करते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप इसको n और m से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इट इज अप टू यू कि आप इससे डिनोट कर रहे हैं। और म्यू इज इक्वल टू c अपॉन v है यहाँ पे, यहाँ c इज इक्वल टू है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और v इज इक्वल टू क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो ये हमारा था और इसी को हमें देखना है और समझना है कि अगर यहां से हम कर लेते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट कलर के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। और वो किस पर डिपेंड करता है, तो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। हमारे सारे कलर के वेवलेंथ अलग होते हैं। लाइट रेड का सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है, वायलेट का सबसे कम होता है, तो इसी पर डिपेंड करता है। और वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो वेवलेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा, और जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये एक था, एक इस पर डिपेंड करता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये याद रखना, इस पर बेस्ड प्रॉब्लम आए हैं। यहां जैसे आपने देखा था कि यहां हम डिस्कस कर रहे थे तो वहां आपने देखा था म्यू इज इक्वल टू c अपॉन v वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड v इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो यहाँ पे आपने एक और चीज यहां से आप बोल सकते हो कि म्यू जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम से, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, राइट, उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका कम होगा उसमें स्पीड, उस मीडियम में जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उस मीडियम का स्पीड जो स्पीड ऑफ लाइट होगा उस मीडियम में वो सबसे ज्यादा होगा। तो ये भी एक रिलेशन है। और दूसरा रिलेशन हमने देखा था म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वेवलेंथ। म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वेवलेंथ है, यानी जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो ये दो रिलेशन थे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं, राइट। और अब देखते हैं, हम ये मैंने बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिफरेंट होता है डिफरेंट कलर के लिए और उसी को हम समझेंगे। तो यहां पे देखो आप, RI of medium is maximum for violet color
एंड मिनिमम फॉर रेड कलर। अब आपको जानते हैं कि वेवलेंथ ज्यादा जिसका होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। और आपको भी पता है कि रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, 7800 होता है एंगस्ट्रॉम इसका। और ये देखेंगे आप इसका, और वायलेट का क्या होता है, सबसे कम होता है। तो जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो वेवलेंथ रेड का कितना होता है, ज्यादा होता है, वायलेट से ज्यादा होता है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। तो ये एक पॉइंट था जो वहीं से आया था, और इसको आप जरूर कर लेना, राइट। अगर यहाँ करते हो तो आपको इश्यू नहीं होगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, और वो टेम्परेचर का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जिस मीडियम का टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, या आप ऐसे बोल सकते हो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। सो T इज इक्वल टू टेम्परेचर, Ri ऑफ ए मीडियम डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर वो इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, टेम्परेचर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये भी एक पॉइंट था जहां से क्वेश्चंस फॉर्म हो जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखना। अब आते हैं हम इसमें, देखते हैं कि क्वेश्चन से पूछा हुआ था, आप भी जानते हो इस क्वेश्चन को, तो आपने देखा ही होगा। थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूं तो आपको आइडिया लग जाएगा। आप जैसे देखोगे इस क्वेश्चन को, देखो ये आपको शायद इंपॉर्टेंट, आपको बहुत लोगों को पता होगा, ये जो क्वेश्चन है वो एनडीए 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। 2020 का क्वेश्चन है, एनडीए 2020 का। और द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए फ्यूज क्वार्ट इज 1.46, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्यूज क्वार्ट का क्या है, यहाँ पे म्यू क्यू क्या है आपका 1.46 है, और जो म्यू एस है सफायर का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो 1.77। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को याद नहीं करना है। जनरली ये प्रॉब्लम में दे देता है, तो आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप ये जो प्रॉब्लम में गिवन रहेगा आप उस पर बना सकते हो। तो आपको भी पता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसकी स्पीड कम होगी। So if Vq is the speed of light in quartz, बोला Vq क्या है, speed of light in quartz, and Vs is the speed of light in sapphire, then which one of the following relation is correct? अब पूछा इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा यहाँ पे। तो आपको भी पता है कि सफायर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा है, तो सफायर की स्पीड क्या होगी, कम होगी, तो क्वार्ट्ज का ज्यादा होगा। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, और यही आया था। तो क्या अगर आपको पता हो तो क्या आप नहीं कर लेंगे इसको? यही मैं बोलता हूं कि आपकी अगर थ्योरी पे, मैं बताता हूं हमेशा कि फिजिक्स जो है वहां जो है आपका कुछ कंसेप्ट है जिसे आपको सीखना जरूरी है। केमिस्ट्री बायो में फैक्चुअल चीज ज्यादा है, वहां पे आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप फिजिक्स पढ़ते हो तो आपको थ्योरी को ध्यान में रख के ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 60 to 70% क्वेश्चन विल कम फ्रॉम कंसेप्ट और आपके थ्योरेटिकल होते हैं, जहां पे अगर आपकी थ्योरी क्लियर है तभी आप उस क्वेश्चंस को कर लेंगे। सो एनडीए 2020 का क्वेश्चन था ये, और ये डायरेक्टली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे आया था। अगर आपको पता रहता तो आप इस क्वेश्चन को जरूर कर लेते, और आप इजिली कितने नंबर मिल जाते हैं आपको, 4 मार्क्स आप ऑब्टेन करते हैं। इसलिए मैं बताता हूं कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है जीएटी का, स्पेशली साइंस का, आपके एनडीए के रिटन एग्जामिनेशन में। और अगर आप भी चाहते हो कि 45 प्लस स्कोर करें साइंस में, और आप इजिली कर सकते हो, और मैं उसको कराने के लिए हूं, तो आप मिशन पॉसिबल के साथ जुड़ जाइए। इस बार एनडीए 2021 में आप रिटन क्लियर कर रहे हो, और सिर्फ किसके वजह से, साइंस के वजह से, क्योंकि मैं आपका साइंस पूरा कराने वाला हूं। मैथ्स आप कर लेंगे, आप जीएटी का भी पोर्शन में कराऊंगा आपको, और मुझे पता है कि आप 400 प्लस मार्क्स लाएंगे। जीएटी का हमारा टारगेट ही है 400 प्लस, बाकी मैथ्स में आएगा वो आपका तो सप्लीमेंट्री होगा। तो आप इसको समझ सकते हो, देख सकते हो कि अगर आप इस तरह से आप भी करोगे तो क्वेश्चंस करोगे। आप डायरेक्ट एमसीक्यू करने से बेटर है कि आप थ्योरी पढ़ के देन आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर क्वेश्चंस आपका बनता है देन आपने जो थ्योरी पढ़ा है वो सही से पढ़ा है, सही से समझा है, तब वही दैट मेक्स सेंस। अदरवाइज कि आप डायरेक्ट एमसीक्यू पे जाते हो तो आपको कंसेप्ट ही पता नहीं है, तो क्या आप आंसर्स याद करके थोड़ी आप जाकर वहां पे टिक कर दो, क्योंकि वहां जो क्वेश्चंस आएंगे फिर वो अलग क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो आप नहीं कर पाओगे।
तो आओ अब देखते हैं, और ये क्वेश्चन आपने देख लिया। अब आओ हम देखते हैं थोड़ा सा अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। हाँ जी, ठीक है। सम फेनोमेना बेस्ड ऑन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आपको भी पता है, मैंने रिफ्रैक्शन पढ़ाया था और रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन बताया था कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट जो है अपना पाथ चेंज करता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। वो रिफ्रैक्शन की वजह से उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट्स पाथ चेंजेस, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब उसी में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस के इलस्ट्रेशन से ये किस फेनोमेना से ये जो जितने भी इंसिडेंट होते हैं वो उसके फेनोमेना पूछता है, और पेपर में आ चुका है, एक बार नहीं 10 बार आया है, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि फिर से आएगा ये, फिर आएगा ये क्वेश्चंस, तो आप इसके लिए तैयार हो जाइए। सम फेनोमेना बेस्ड ऑन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जो पहला हमारा ऑप्शन है वो है, जो पहला पॉइंट है वो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। भाई तारों का चमकना इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस। एटमॉस्फेयर में जो हमारा जो डेंसर मीडियम होता है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम जो एटमॉस्फेयर में होता है, उसमें क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबका अलग अलग होता है। और जैसे ही लाइट आता है एटमॉस्फेयर में, वहां पे कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन होता है, और उसी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ये जो घटना होती है वही ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स। द स्टार्स जो है अपने एक्चुअल जो हाइट है उससे थोड़ा सा ऊपर दिखता है। तो ये सब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के ही फेनोमेना से होता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, और ये भी क्वेश्चंस कम से कम 4-5 बार आ चुका है, तो आप इसके इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं, और 2021 में भी आ सकता है। तो इंपॉर्टेंट है और आप इसको इंपॉर्टेंट मान के करना, ठीक है। द स्टार्स अपीयर स्लाइटली लाइटर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। अब क्या है, जो स्टार से जो दिखता है वो स्लाइटली हायर दिखता है अपने एक्चुअल पोजीशन से। तो स्लाइटली हायर देन द एक्चुअल पोजीशन, एपरेंट पोजीशन उसका थोड़ा सा ऊपर हो जाता है एक्चुअल पोजीशन से, राइट। तो ये भी था ओनली ड्यू टू रिफ्रैक्शंस। जो तीसरा पॉइंट है वो ये है, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। मतलब आप देखते हो कि सनसेट हो जाने के बाद भी अभी वहां पे दिखते रहता है, मतलब जो एक्चुअल सनसेट होता है, जो एपरेंट सनसेट होता है, जो एक्चुअल सनराइज होता है, वो जो एपरेंट सनराइज होता है उसमें 2 मिनट का अंतर होता है। 2 मिनट तक दिखते रहता है, कि जैसे सनराइज होने होता है उसके 2 मिनट पहले से आपको दिखने लगता है, और जो सनसेट होता है उसके 2 मिनट बाद भी आपको दिखते रहता है, ओनली बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस। तो यहां से भी क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं और पूछ सकते हैं, और 100% पूछेगा, तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर मत करना। एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस, तो ये याद रखना। एट द सनराइज एंड सनसेट द सन अपीयर्स फ्लैटर्ड। सन जो है फ्लैटर्स दिखता है, ओवल शेप दिखता है इसका। दिस अपरेंट फ्लैटरिंग ऑफ द सन डिस्क इज आल्सो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। वो जो ओवल शेप दिखता है, जो फ्लैटर्ड दिखता है सन, वो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, और आप इसको भी करना, क्योंकि ये 3 पॉइंट है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। यहां से क्वेश्चंस हर बारी बहुत बार रिपीट करके पूछता है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो डोंट मिस दैट। चलो आते हैं, अब हम देखते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है? द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ कंपैरेबली स्मॉल साइज पार्टिकल इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या है भाई? द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ कंपैरेबली स्मॉल साइज्ड पार्टिकल इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटर समझते हो ना, छितराना या बोल सकते हो, या फैलना आप बोल सकते हो। तो ये इससे यहां से भी क्वेश्चन पूछता है। और जो सीवी रमन थे, जो 1930 में उनको नोबेल प्राइज मिला था, सीवी रमन गॉट नोबेल प्राइज फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और उसी को वो फर्स्ट एशियन में, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि सीवी रमन को किसके लिए नोबेल प्राइज मिला था, स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है। तो वो किसके लिए? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए। और इसका बाद में जो नाम है वो रमन इफेक्ट कर दिया गया था, राइट, उन्हीं के नाम पर ये इफेक्ट कर दिया गया था। और वो फर्स्ट एशियन थे जिन्हें साइंस के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। तो ये भी पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ जरूर आप समझ लेना। लेकिन हमेशा पूछता है कि सीवी रमन को किसके लिए नोबेल प्राइज मिला था, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए मिला था, राइट। तो ये आप जरूर याद रखना। और
इस तरीके से आप जब पढ़ते हो ना और इस तरीके से कंपाइल वे में, तो आप 100% क्वेश्चंस करोगे। क्वेश्चंस कहीं ऊपर से बनाते हैं, कहीं वो नहीं बनाते हैं ऐसी जगह से कि आउट ऑफ द सिलेबस। यहीं से अगर आपका चीजें क्लियर है और आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। आप एकेडमिक की प्रिपरेशन नहीं करो, आप एनडीए का, वो भी यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, जहां यूपीएससी हमेशा से अपने कंसेप्ट के लिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए जाना जाता है। वो कभी ज्यादा रटिफिकेशन से ज्यादा कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनाता है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं बनाएगा। अगर वो आप ध्यान से करते हो तो आप इजिली कर लोगे। आओ देखते हैं। तो आपने देखा कि रिफ्लेक्शन होता है कंपैरेटिवली स्मॉल साइज पार्टिकल से, जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो सारे डायरेक्शंस में होता है। अब आप देखो जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका वो ये है, द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स। जो कलर होता है कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट, उसका डिपेंड करता है कि वो उस जो पार्टिकल्स है जहां जिसके वजह से स्कैटर्ड हो रहा है वो उसकी साइज क्या है। अगर फाइन साइज होती है तो वो ब्लू कलर होता है स्कैटर्ड, अगर थोड़ा बड़ा साइज होता है तो रेड कलर स्कैटर करता है, और वो जो सबसे बड़ा अगर साइज लगता है कि बहुत बड़ा साइज है तो उसमें वो व्हाइट कलर स्कैटर्ड होता है। तो यही आप देखेंगे पॉइंट, द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स, वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर्ड मेनली ब्लू। जो वेरी फाइन पार्टिकल्स, जो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो जनरली किस कलर को स्कैटर करते हैं, ब्लू कलर को करते हैं। उससे जो बड़ा होता है, वन पार्टिकल्स ऑफ लार्जर स्कैटर लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, दैट इज रेड को करता है। और कभी कभी जो इफ द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स इज लार्ज इनफ, मतलब बहुत ज्यादा है, तो समटाइम्स देन द स्कैटर लाइट में इवन अपीयर व्हाइट लाइट, राइट। तो व्हाइट दिखता है ये। तो इस तरीके से अगर छोटा होगा ब्लू कलर स्कैटर करेगा, उससे बड़ा होगा तो रेड कलर स्कैटर करेगा, और बहुत बड़ा है पार्टिकल्स तो वो व्हाइट कलर स्कैटर करेगा। तो ये आप याद रखें। ब्लू लाइट प्रेजेंट इन द सनलाइट इज स्कैटर्ड 10 टाइम्स मोर देन द रेड लाइट्स। अब ब्लू लाइट जो है वो रेड लाइट के कंपैरिजन में, उसके तुलना में 10 टाइम्स ज्यादा स्कैटर्ड होता है। इसी वजह से एक क्वेश्चन और भी पूछता है कि जो भी सिग्नल्स होते हैं, आप देखते हो कि ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं या आप रेलवेज के जो सिग्नल्स होते हैं, उसमें आप देखोगे कि लाइट कलर, जो डेंजर के लिए लाइट कलर रेड कलर का यूज किया जाता है, क्योंकि वो लिस्ट स्कैटर्ड होता है। तो ये भी कभी कभी रीजन पूछ देता है कि लाइट कलर का ही हम यूज क्यों करते हैं डेंजर के लिए, तो वो लिस्ट स्कैटर्ड होता है, वो ज्यादा ध्यान आकर्षित करेगा, वो स्कैटर्ड नहीं होता है, उस वजह से हम उसका यूज करते हैं। तो ब्लू जो होता है एटमॉस्फेयर में वो 10 टाइम्स ज्यादा स्कैटर करता है रेड लाइट से। तो ये कुछ पॉइंट है स्कैटरिंग से रिलेटेड जो मैंने आपको बताया, राइट। और देखते हैं सम फेनोमेना बेस्ड ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब ये भैया हम जो स्कैटरिंग पढ़ लिए, अभी जो पॉइंट पढ़े उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो यही है, फेनोमेना ही पूछता है। उनका पूछने का क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, तो ये फेनोमेना पर ही बेस्ट पूछेगा क्वेश्चंस, और यही आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत है। तो सम फेनोमेना बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट, आप इसको देखोगे, द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो स्काई का कलर ब्लू होता है वो किसके कारण होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। और इसमें भी वही प्रोसेस होता है, जब एटमॉस्फेयर में लाइट आता है तो उसका कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन होता है, और उसी स्कैटरिंग के बाद स्कैटरिंग के वजह से क्या होता है, वो जो है ब्लू कलर होता है, स्काई जो है ब्लू कलर दिखता है। तो ये आप याद रखना, द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वहां स्कैटरिंग होता है। और द रेडनिंग ऑफ द सन एट द सनराइज एंड सनसेट, लालीपन जो दिखता है सनराइज और सनसेट के पास, जो आप देखते हो कि जब सनराइज होता है तो वहां पे लालीपन, उसको बोल सकते हैं रेडनिंग ऑफ सनसेट, ओनली ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से दिखता है। और कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू फेनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये चीज आप याद रखना, और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा फ्रेम करते हो। तो 3 पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जहां आपको देखना है, ध्यान देना है। यहाँ से क्वेश्चंस हर बार फ्रेम करते हैं और फेनोमेना बेस्ड ही क्वेश्चन पूछते हैं, और ये सिर्फ इसी एग्जामिनेशन में नहीं, मैंने आपको बताया दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ एनडीए एंड सीडीएस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो भी लाइक एसएससी और रेलवेज के एग्जामिनेशन, वहां भी इस तरह के फेनोमेना पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, और वो बिना टाइम हम अपना बर्बाद किए हुए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस
से क्वेश्चंस कभी कभार पूछ देता है, बहुत तो नहीं पूछता है, लेकिन इसके जो एप्लीकेशन है वहाँ से क्वेश्चंस पूछता है, इसके इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन पूछता है, जहाँ आपको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है, यहाँ जैसे आपको क्लियर है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब जो लाइट आएगी वो टोटल के टोटल क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी इसमें। तो इसमें जो कंडीशन होता है उसके लिए कि लाइट मस्ट बी प्रोपागेटिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में पहला कंडीशन है कि जो लाइट जो प्रोपागेट करेगी वो डेंसर मीडियम से किससे किधर करेगी, रेयरर मीडियम की तरफ होना चाहिए, और एंगल ऑफ इंसिडेंट होना चाहिए वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, क्रिटिकल एंगल से होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन है इसके, जहां पे आपको इस कंडीशन को अगर फुलफिल करता है तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका इलस्ट्रेशन है, तो इसके इलस्ट्रेशन को देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा फ्रेम करते हैं। तो इसके इलस्ट्रेशंस देखेंगे आप, इलस्ट्रेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो पहला है ऑप्टिकली मिराज मेरिजिका, आप लोग जानते होंगे, अगर आप डेजर्ट एरिया में गए होंगे तो गर्मी के दिनों में वो ऑप्टिकली इल्यूजन बोल सकते हो, राइट। तो ये होता है मिराज मेरिजिका, ओनली ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से दिखता है। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड्स, हीरे का चमकना जो होता है वो भी क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है और वो टोटल के टोटल लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। वही उसी की वजह से क्या होता है, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, दैट इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। शाइनिंग ऑफ एयर बबल इन वाटर, जो एयर बबल होता है वो वाटर में चमकता है, वो किसके वजह से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, ये याद रखना। और ऑप्टिकल फाइबर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन पूछता है हमेशा कि ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, और ऑप्टिकल फाइबर द वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। तो ये क्वेश्चंस हमेशा फ्रेम करता है और यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप इसको जरूर करिएगा। तो आओ देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर का यूज क्या है। इसके यूजेस से क्वेश्चंस बहुत आए हैं, तो इसलिए आपको ऑप्टिकल फाइबर किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, लेकिन इसके यूजेस क्या होते हैं यहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम किया और पूछता है हमेशा, राइट। तो ये देखो, यूज टू सेंड लेजर लाइट रेज इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, लेजर लाइट रे को बॉडी के अंदर भेजने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स नेटवर्किंग क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा यूज होता है, आप इसके डॉक्टर्स भी यूज करते हैं इसका, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और इंडोस्कोपी वगैरह जो इसमें होता है उसमें भी इसका यूज किया जाता है इंटरनल बॉडी पार्ट्स को एग्जामिन करने के लिए। तो ये आप याद रखना। ऑप्टिकल फाइबर्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, आपको पता है नेटवर्किंग टेलीकम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर पे ही अब हो गया है। अब आपको नेट कनेक्शन भी अगर आपको लेना है तो ऑप्टिकल फाइबर वाले आ गए हैं, जो वहां से आपको डायरेक्टली मिल जाएगा कनेक्शंस। और जियो जो वो मोस्टली जो जियो 4G लॉन्च किया था वो ऑप्टिकली फाइबर था, कंप्लीटली ऑप्टिकली फाइबर था। तो ऑप्टिकल फाइबर्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन। और जो तीसरा पॉइंट है, फॉर विजुअलाइजिंग द इंटरनल साइड्स ऑफ द बॉडी बाय डॉक्टर्स इन इंडोस्कोपी में भी यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर का इंटरनल बॉडी पार्ट्स को एग्जामिन करने के लिए। जो फोर्थ पॉइंट है वो हमारा ये है, फॉर सेंडिंग एन इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू ए लाइट सिग्नल, राइट। अब इलेक्ट्रिक सिग्नल को लाइट सिग्नल में ट्रांसफॉर्म करने के लिए भी हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। These are used in networking because each fiber can carry many signals. इसके एक फाइबर बहुत ज्यादा सिग्नल को कैरी करते हैं और इसी की वजह से इसका यूज हम नेटवर्किंग में भी करते हैं। नेटवर्किंग, टेलीकम्युनिकेशन, इंडोस्कोपी में, लेजर लाइट में हम इसको यूज करते हैं। और एक जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को ट्रांसफॉर्मिंग इनटू लाइट सिग्नल। यहाँ से भी क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं, तो ये आप जरूर ध्यान रखना। इसके इलस्ट्रेशंस पूछता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, और उसके बाद से जो दूसरा क्वेश्चन फ्रेम करता है वो ऑप्टिकल फाइबर की यूजेस पूछते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस जरूर क्वेश्चन देता है, पूछता है, तो आप इसको याद रखना। और चलो हम नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज हमारा जो टॉपिक है, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। जो हमारा ये टॉपिक है, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म। अब वही चीज है, द फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। वही एक लाइट स्प्लिट होता है, राइट, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स कलर्स में, कलर्स भी हमारे
बहुत कलर के प्राइमरी कलर्स होते हैं, राइट, सेकेंडरी कलर्स होते हैं, कम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं। प्राइमरी कलर्स आपको पता है कि रेड, ग्रीन, ब्लू होता है, राइट, और जो सेकेंडरी कलर होता है वो येलो, मैजेंटा, शान होता है, और इन दोनों को जो मिला के हम बनाते हैं वो हमारा होता है, और इन दोनों को मिला के जब हम बनाते हैं तो व्हाइट कलर होता है। लाइक जब आप उसको प्रिज्म पर बनाते हैं, वो मैं बता दूंगा, वो बहुत ईजी है, वहां से क्वेश्चंस नहीं आता है, मैं उसको इसलिए उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो ये चीज है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ता है तो उसका कुछ पार्ट जो रिफ्लेक्ट करता है, जिस कलर को वो रिफ्लेक्ट करता है वही कलर हमें दिखता है, उसी कलर का वो कलर हमें उसके वजह से दिखता है। लाइक कि जब हम रेड रोजेस को देखते हैं तो क्या होता है कि लाल को पूरा रिफ्लेक्ट कर देता है, रेड कलर को पूरा रिफ्लेक्ट करता है, इस वजह से हमें लाल गुलाब को क्या रेड दिखता है, इसी की वजह से। तो यही होता है इसमें। तो अभी क्या होता है, द फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर बाय प्रिज्म, प्रिज्म से जब ये फेनोमेना होता है तो स्प्लिट करता है इसके कंपोनेंट कलर में, और उसका कंपोनेंट कलर क्या 7 कलरों में करता है, जब विबग्योर आप लोगों ने पढ़ा है, और उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्या क्या चीजें। द कलर पैटर्न ऑब्टेन ऑन स्क्रीन आफ्टर डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। उसको हम क्या बोलते हैं, जब कलर पैटर्न जब आता है विबग्योर को हम कंप्लीटली बोलेंगे, वो हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, राइट, स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट बोलते हैं। व्हाइट लाइट इज डिस्पर्स इनटू 7 कलर कंपोनेंट बाय ए प्रिज्म। कितने कलर में करता है, 7 कलर में करता है प्रिज्म के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान देना। White light is dispersed into its 7 color component by the various colors seen are violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red, and it is abbreviated as VIBGYOR। आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये आप याद रखो, आप इजीली कर लोगे, क्वेश्चंस आपका हो जाएगा। इससे इस पर जो है डिस्पर्शन ऑफ लाइट पर किस तरीके के क्वेश्चंस फॉर्म करते हैं, हम इसके बारे में बताएंगे और डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ भी आते हैं, जो आपको आप देखोगे तो आप समझ जाओगे। राइट, रेड लाइट पेंट्स द लीस्ट वायलेट लाइट द मोस्ट। रेड लाइट जब प्रिज्म से गुजरता है रे ऑफ लाइट, तो रेड लाइट जो होता है वो लिस्ट बेंड करता है, और वायलेट जो होता है वो सबसे ज्यादा बेंड करता है। और इसको हम देखेंगे और इसको हम फिगर से समझेंगे करेंगे। ये हमारा क्या है, एक ग्लास प्रिज्म है, और व्हाइट लाइट बीम को जब हम इस प्रिज्म से पास कराते हैं तो ये इसके 7 कलर कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है, स्प्लिट होता है, और ये जो कलर होता है जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं विबग्योर से, जो वायलेट होता है, राइट, इंडिगो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है, एंड रेड होता है विबग्योर, राइट। तो ये हमारा था, और इस पर बेस्ट क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि क्या क्वेश्चन पूछता है, किस तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो आप देखो विबग्योर जो है, अब इससे रेड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। मैंने आपको बताया था कि रेड का जो है वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, लाइक ये लिस्ट बेंड, इसका डेविएशन जो होता है ये सबसे लिस्ट बेंड करता है, वायलेट सबसे ज्यादा बेंड करता है, तो इसका डेविएशन जो क्या होगा वो मिनिमम होगा। वेवलेंथ इसका सबसे ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है तो क्या होगा, अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। मैंने अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा रहे थे तो वहां बताया था वेवलेंथ ज्यादा है, तो क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, मिनिमम होगा। अगर मिनिमम होगा तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, राइट। तो यही है मैक्सिमम वेवलेंथ। पहला पॉइंट जो है वो क्या है इसमें रेड कलर में, जो रेड कलर की प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं, तो मैक्सिमम वेवलेंथ, राइट, मैक्सिमम स्पीड इन मीडियम। अब क्या होगा, इसका मैक्सिमम वेवलेंथ है तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो उस मीडियम में जो है जिस इसके मीडियम का जो स्पीड ऑफ लाइट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो स्पीड ऑफ मैक्सिमम स्पीड इन मीडियम, और जो होगा मिनिमम डेविएशन होता है और मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो यही चारों वहां से निकला, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था रिलेशन पर, और इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। और इसका विबग्योर क्या हो जाएगा, इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। और विबग्योर में देखोगे, जैसे आपने यहाँ पे देख लिया कि मैक्सिमम वेवलेंथ होता है और मैक्सिमम वेवलेंथ है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, ज्यादा होगा। और जैसे मैंने बताया था कि जो रेड होता है वो लिस्ट बेंड करता है, मिनिमम डेविएशन होता है, और ब्लू जो होता है वो मैक्सिमम, ब्लू में क्या होता है, जो डेविएशन होता है वो सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम डेविएशन होता है। तो अब ब्लू वाला पॉइंट हम देख लेते हैं और समझते हैं। सो इसमें क्या है, वायलेट कलर में क्या होता है, वायलेट कलर में मिनिमम वेवलेंथ होता है, क्या होता है भाई, मिनिमम वेवलेंथ होता है इसका,
मिनिमम वेवलेंथ होगा, क्योंकि मिनिमम वेवलेंथ होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका क्या होगा, ज्यादा होगा, तो मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो स्पीड क्या होगा, मिनिमम वेलोसिटी इन मीडियम, और मैक्सिमम डेविएशन जो मैंने अभी आपको जिक्र किया। तो ये जो पॉइंट है, जो दोनों मैंने आपको बताया, वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर फ्रेम होगा तो यहां से होगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर आपको इतना पॉइंट क्लियर है तो आप इजिली इस क्वेश्चंस को कर लेंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा चीजें, इसमें बहुत ज्यादा नहीं। अगर आप इस चीज को, थ्योरी को दिमाग में रख लेते हो, आप इसे समझ लेते हो, तो आप जब क्वेश्चंस करोगे तो आप इजिली कर लोगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस चीज को आप ज्यादा अच्छे तरीके से समझो, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। अब आते हैं, हम देखते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है। उतना चीजें थी जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया था अपना ये। जो नेक्स्ट पॉइंट है कि आइजैक न्यूटन वाज द फर्स्ट टू यूज अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। आइजैक न्यूटन ने फर्स्ट टाइम ग्लास प्रिज्म का यूज किया था स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट ऑब्टेन करने के लिए। और ये क्वेश्चंस जो है एनडीए 2020 में आया हुआ था। तो आपकी अगर थ्योरी क्लियर है, चीजों को समझते हो, तो आप आंसर्स करके आओगे और आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, राइट। तो ये चीजें समझ रहे हो ना, इंपॉर्टेंस को समझ रहे हो। अगर आप करते हो तो आप जरूर करके आओगे। और इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एकेडमिक, आप एकेडमिक का एग्जाम यहाँ पे नहीं दे रहे हो, आप एक ऐसे एग्जामिनेशन दे रहे हो जहाँ पे अगर आप उस चीज को समझ लो तो आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे, और बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इस एग्जाम को क्लियर करके आप अपना पहला पड़ाव एटलीस्ट पार कर लोगे, ताकि आप एसएसबी के लिए फिर आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाओगे और आप जाके आपका जो सपना है, जो आपका ड्रीम है, वो ट्रू हो सकता है इसके वजह से। ताकि आप अगर आपने यहाँ पे थोड़ी चूक करी और यहाँ पे गलतियां करी, तो फिर आप भी जानते हो कि जो एनडीए में जो चांसेस मिलते हैं वो 2 से 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। जो मैक्सिमम जिनका एज उसके बीच में लाइन करता है, जिनका डेट ऑफ बर्थ थोड़ा सा कम होता है, तो उनको ज़्यादा मिल जाता है, 4 से 5। लेकिन और उसमें भी आपसे 1-2 बार क्लियर नहीं होता है पेपर समझने में। तो जो भी आपके चांस मिले इसको बिल्कुल गंवाओ मत, ये इंपॉर्टेंट है। ये चीज कुछ भी मायने नहीं रखता है, आपका टाइम इंपॉर्टेंट है। आपके लिए कुछ भी लाइफ में आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कोई नहीं है। तो आप इसको वेस्ट मत करिए, जो भी चीजें समझिए कंसाइज वे में। और इसीलिए तो है, हम यही चीज बताने के लिए है कि अगर आप इस वे में प्रिपरेशन करते हैं तो आप इजिली पेपर क्लियर कर लेंगे। बहुत ही कम मेहनत करके आप ज्यादा आउटपुट ला लेंगे। तो आप इस चीज का ध्यान रखें, ये क्वेश्चन आया हुआ था। फिर एक जो पॉइंट होता है, अ सिमिलर बैंड ऑफ 7 कलर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक बल्ब फॉल्स ऑन ए ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब एक ट्रायंगुलर प्रिज्म लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब के लाइट को क्या करते हैं, हम उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है, सिमिलर बैंड ऑफ वही 7 कलर्स के लाइट आते हैं जब उसको ट्रायंगुलर प्रिज्म पर हम इलेक्ट्रिक बल्ब को फॉलो करते हैं, अगर उस पर डालते हैं उसके लाइट को, तो 7 बैंड ऑफ 7 कलर मिलता है, सेम जैसे हमने प्रिज्म पर किया था, वहां पे मिला था व्हाइट लाइट का, राइट, स्पेक्ट्रम। तो यही चीज था, ये भी एक इंपॉर्टेंट था। तो पूछ सकता है कि ट्रायंगुलर प्रिज्म पर इलेक्ट्रिक बल्ब का, ये पूछ सकता है कैसा प्रिज्म होना चाहिए, इस तरह की चीजें। अगर इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करता है तो आप उसको आंसर्स कर लेंगे और आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा रेनबो। रेनबो इंपॉर्टेंट है, रेनबो से क्वेश्चन बनता है और इसलिए आपको करना जरूरी है। रेनबो से क्वेश्चंस फॉर्म होता है। रेनबो कैसे फॉर्म होता है, आप देखते हो जब बारिश के बाद जो लाइट जो होता है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स पे जो लाइट पड़ती है उसके वजह से एक रेनबो का फॉर्मेशन होता है। रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर ए रेन शॉवर। इट इज कॉज्ड बाय डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट। ये सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा है, किसके वजह से होता है? सो डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट की वजह से होता है। क्या होता है? रेनबो फॉर्म होता है। तो ये आप याद रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप इसको निगलेक्ट मत करना। आप rainbow is a natural spectrum appearing in the sky after a rain shower. It is caused by dispersion of sunlight by teeny water droplets present in the atmosphere.
तो ये यहाँ से मतलब रेनबो फॉर्म किसके वजह से होता है? द डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट की वजह से होता है। ये पॉइंट आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अ रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म इन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द सन। रेनबो जो फॉर्म होता है वो सन के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फॉर्म होता है। तो ये भी आप याद रखना, जब रेनबो आप देखते हो तो आप इस चीज को देखना कि ये सन के अपोजिट डायरेक्शन में है या उसी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फॉर्म होता है। तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तीसरा पॉइंट जो है, रेनबो कैन ऑल्सो बी सीन बाई सनी डे, मतलब आप धूप में भी देख सकते हो, बाई लुकिंग एट द स्काई थ्रू वाटरफॉल से देखो, या आप वाटर फाउंटेन से देख सकते हो, और सन जो है आपके पीछे होना चाहिए। मतलब आप जहां देख रहे हो उसको, आपके सूर्य आपके अगर पीछे है और अगर आप वाटर फाउंटेन से देख रहे हो या वाटरफॉल से देखते हो, तब भी वहां आपको रेनबो का फॉर्मेशन दिखेगा। और एक और चीज पूछता है कि रेनबो में जो होता है रेड कलर होता है, उसका पोजीशन क्या होता है, वायलेट कलर का पोजीशन क्या होता है? तो रेड कलर हमेशा कहाँ होता है? अपर साइड में होता है, और वायलेट कलर जो होता है वो हमेशा लोअर साइड में होता है। तो 4-5 पॉइंट है जो रेनबो से फॉर्म कर सकता है, पूछ सकता है। इस चारों पॉइंट का मैंने यहाँ पे जिक्र कर दिया। तो अगर आप इस तरीके से कंपाइल करके चीजों को पढ़ते हो जहां से क्वेश्चंस बनाने की पॉसिबिलिटीज है, अब सोचो 90% क्वेश्चन, 95% क्वेश्चंस यहीं से फॉर्म होंगे, इसी पॉइंट से फॉर्म होंगे। 5%, 10% तो बिल्कुल नहीं मान सकते। कुछ और अगर बनाना है क्वेश्चंस में तो कुछ और फॉर्म कर सकते हैं भाई, वो बिल्कुल दे आर फ्री टू फॉर्म एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस। बट ये जो 4 पॉइंट है वो आपका इंपॉर्टेंट था, और यहीं से फॉर्म होता है, यहीं से बनता है। तो ये चीज। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? रेनबो इज ऑफ 2 टाइप्स। क्या क्या, कौन से रेनबो होता है भाई? रेनबो पहला होता है वो होता है प्राइमरी रेनबो होता है, और प्राइमरी रेनबो किसके वजह से होता है? इट इज फॉर्म ड्यू टू 2 रिफ्लेक्शंस एंड 1 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द रेनड्रॉप्स। ये होता है, इट इज फॉर्म ड्यू टू 2 रिफ्लेक्शंस एंड 1 टोटल रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द रेनड्रॉप्स। तो इसके वजह से प्राइमरी रेनबो फॉर्म होता है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस बार जो है ये आया हुआ था CDS 2020 फर्स्ट में, ये क्वेश्चन आया हुआ है जो 7th of Feb को जो पेपर हुआ था, इसमें प्राइमरी रेनबो से क्वेश्चन पूछा था कि इसमें रिफ्लेक्शंस कितने होते हैं। नंबर लिया था 1 2 3 मोर देन 2। तो इसमें जो होता है 2 रिफ्लेक्शंस होता है और 1 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। वो आपका आंसर था प्राइमरी रेनबो। सेकंड वेयर इज इन सेकेंडरी रेनबो 2 रिफ्लेक्शंस एंड 2 इंटरनल रिफ्लेक्शंस। तो आप ऐसे याद करने के लिए याद रखना कि प्राइमरी में क्या होता है? रिफ्लेक्शंस तो दोनों में 2 होता है, प्राइमरी रेनबो के फॉर्मेशन में, सेकेंडरी रेनबो के फॉर्मेशन में दो रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन जो प्राइमरी रेनबो में प्राइमरी है तो पहला में एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, सेकेंडरी होता है यानी दूसरा में 2 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो रिफ्लेक्शन कितना होता है? 2 होता है सेकेंडरी रेनबो में, और 2 रिफ्लेक्शन भी होता है। लेकिन प्राइमरी रेनबो में 2 रिफ्लेक्शन होता है और 1 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ से क्वेश्चंस फॉर्म हुआ था। और जो अगला पॉइंट है वो ये है कि सेकेंडरी रेनबो जो होता है लेस इंटेंस होता है प्राइमरी रेनबो से। सेकेंडरी रेनबो क्या होता है? लेस इंटेंस होता है प्राइमरी रेनबो से। तो ये अपना कुछ पॉइंट था जो रेनबो से रिलेटेड ये आया था। सेकेंडरी रेनबो, प्राइमरी रेनबो याद रखना है। इससे यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम किए हैं उसको मैं दिखाता हूँ। आप देखो इस पर ये जो क्वेश्चन आया हुआ था, थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन था, आपको दिख रहे होंगे। ये क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी इंटरनल रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट टेक प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रेनबो? 0 1 2 एंड मोर देन 2। ये क्वेश्चंस आया हुआ था और ये क्वेश्चंस पूछा है CDS 2020 फर्स्ट में। तो यहाँ से क्वेश्चन, अगर आपका थ्योरी क्लियर है तो आप इजीली आंसर्स को कर लोगे, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लाइट की जो है, अब हम देखते हैं लाइट की जो है, अब जो है बहुत ही कम 1-2 क्लासेस में लाइट को हम वाइंड अप कर देंगे। 2 क्लास का एक क्लास हम लाइट का और लेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल लेंस के द्वारा। क्या क्या रिफ्लेक्शन होता है उसको हम पढ़ेंगे। और दूसरा जो पढ़ेंगे वो टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, पेरिस्कोप, इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं हमेशा। और इसके बाद से हम पूरी थ्योरी पढ़ने के बाद अपने क्वेश्चंस लेंगे और जितने भी प्रीवियस ईयर में पेपर में आए हुए हैं उसको मैं कराऊंगा। और मैं आपको बताता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आपने थ्योरी पढ़ लिया है
और जब आप क्वेश्चन करने जा रहे हो क्या आप क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं। मैं हमेशा से बताता हूं कि अच्छा टीचर वही है, अच्छे मेंटर आपके वही है जो चीज पढ़ाएं उससे आपके क्वेश्चंस होने चाहिए। नहीं आप पूरा कक्षा पढ़ते रहो, बहुत सारी चीज, बहुत बुक है, मोटी मोटी बुक है, पाथफाइंडर है, ये बुक है, वो बुक है, पढ़ते रहो। आपको खुद नहीं समझ, आप एक चैप्टर नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप एक पढ़ने जाओगे दूसरा, तो यहाँ पे हम वही तो कर रहे हैं कि एक आपको कंपाइल मैनर में दे रहे हैं चीजें कि जो जो चीज इंपॉर्टेंट है उसी को बता रहे हैं। तो ये आप इसका ध्यान रखो और आप देखोगे कि सारे के सारे क्वेश्चंस आप पेपर के करोगे सिर्फ इस थ्योरी के पढ़ने के बाद। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको अंदाजा लग जाएगा। और आपका टाइम इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूं, तो किसी भी तरीके से इस बार अपने चांस को मिस मत होने दो। जो अपना ड्रीम है वो पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार रहो और हम तुम्हारे साथ हैं। तुम हम मेरे जो है तुम छोटे भाई जैसे हो और हम हमेशा जितनी भी अपनी पास्ट एक्सपीरियंस है, जितना भी हमने अपने डिफेंस के फील्ड में जो हमने अपना इतना जो टाइम स्पेंड किया, अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, वो सारे अपने एक्सपीरियंस को तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि अगर तुम भी इस तरीके से प्रिपरेशन करते हो और इस तरीके से करोगे तो इजीली क्लियर कर लोगे और तुम अपने ड्रीम को इजीली अचीव कर लोगे। जो भी तुम्हारा एम्बिशंस है उसको आप इजीली पालोगे। तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखिए और हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में एक और क्लास लाइट की होगी और उसके बाद सारे क्वेश्चंस प्रीवियस करके करेंगे और देखेंगे कि क्या हमने जो पढ़ा उससे क्वेश्चंस हो पा रहे हैं कि नहीं। अगर होते हैं तो जो हमने पढ़ा है वो सही है, नहीं पढ़ते हैं तो बेकार है। तो इसलिए इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और एक नए टॉपिक बायो मैं लेकर आ रहा हूं और बायो का देखेंगे एक नए टॉपिक का जहां से क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ गुड डे। जय हिंद।